देखते रह गए राहुल गांधी, कपिल सिब्बल मुंह के बल गिरे। महबूबा और फारूक अब्दुल्ला को लगा करारा झटका, बर्बाद हो गया विपक्ष का मंसूबा। अचानक दहाड़े मार कर रोने को हुए मजबूर। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 पर सुनाया इतिहास का सबसे बड़ा फैसला, नहीं बदलेगा मोदी सरकार का फैसला। जैसे ही चीफ जस्टिस ने पढ़ा फैसला, कोर्ट में ही बेहोश हो गया विपक्ष। इतिहास हो गया आर्टिकल 370, 4 साल 6 महीने बाद लग गई मोदी सरकार के फैसले पर मुहर। 5 जजों की बेंच ने एक सुर में सुनाया फैसला, तो सुनकर पाकिस्तान बेल गया। सोचा था कि मोदी सरकार के ऐतिहासिक आर्टिकल 370 को रिमूव करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी तो कोर्ट उनकी बात मान लेगा, लेकिन महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, कपिल सिब्बल जैसे लोगों का मंसूबा एक पल में धराशायी हो गया। 5 के 5 जजों की बेंच ने एक सुर में ऐतिहासिक फैसला करार दिया मोदी सरकार के उस फैसले को जिसमें 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल 2 बिंदुओं पर बहुत बड़ा फैसला आना था। पहला फैसला इस बात पर आना था कि जम्मू कश्मीर को जब 2 हिस्सों में बांटा गया तो मोदी सरकार का यह फैसला सही था या गलत था, और दूसरा बड़ा फैसला था कि आर्टिकल 370 को हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी, और हैरानी इस बात पर है और विपक्ष के लिए करारा झटका भी है क्योंकि 5 के 5 जजों ने यह मान लिया कि आर्टिकल 370 को रिमूव करने का फैसला सरकार का संविधान के तहत लिया गया फैसला था। यहां तक कि जब चीफ जस्टिस अपना फैसला पढ़ रहे थे तब उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जिस दिन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के समझौते पर दस्तखत किया था, उसी दिन जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा हो गया था और भारत का संविधान सबसे ऊपर है। जम्मू कश्मीर के संविधान के सामने भारत का संविधान बहुत बड़ा है और इसलिए मोदी सरकार का फैसला संविधान के तहत लिया गया फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला क्यों बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और 2024 का फैसला 2023 में ही इस फैसले से तय हो गया है। कैसे, अब इसे समझने के लिए जरा एक रिपोर्ट देखते हैं। आज अगर जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य बनने जा रहा है तो इसका पूरा क्रेडिट मोदी को जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए। एक वीडियो दिखाते हैं आगे बढ़ने से पहले, उसके बाद आपको पूरी कहानी समझाएंगे। इस वीडियो को देखिए और उस वक्त क्या हालात रहे वो भी आपको बताएंगे। सुनिए आप। अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। दरअसल मोदी, नरेंद्र मोदी एकता यात्रा के तहत लाल चौक में गए थे और तब कांग्रेस की सरकार इस देश में हुआ करती थी। लाल चौक जाना एक तरीके से ऐसा होता था जैसे आप पाकिस्तान में चले गए। हालात इतने बुरे होते थे कि नरेंद्र मोदी को 2 दिन तक वहां की सरकार ने, उस वक्त जो वहां पर सरकार थी उसने रोक दिया था, और कोई और नहीं बल्कि उस वक्त महबूबा मुफ्ती के पिताजी वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद। उन्होंने नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो एकता यात्रा निकली थी, इसमें लाल कृष्ण आडवाणी शामिल थे, जिसमें मुरली मनोहर जोशी शामिल थे। और अब आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर पूरी कहानी कहती है। ये तस्वीर देखिए, ये उस वक्त 90 के दशक में जब एकता यात्रा निकली थी नरेंद्र मोदी की, उस वक्त की ये तस्वीर है। आर्टिकल 370 को खत्म करना ये आज की डिमांड नहीं है, ये बीजेपी की सालों पुरानी डिमांड है। अब आपको समझाते हैं कि कैसे बीजेपी ने इस एक फैसले से पूरे 2024 के इलेक्शन का पिक्चर चेंज कर दिया है। मोदी के खिलाफ अलगाववादियों ने पोस्टर लगाए थे जिसमें लिखा था, जिसने अपनी मां का दूध पिया है वो लाल चौक पर आए और तिरंगा फहराए, अगर जिंदा वापस जाएगा तो हम उसके नाम लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आधी रात को भाषण दिया और उन्होंने कहा कि यह चुनौती उन्हें मंजूर है। फिर अगले दिन सुबह ही जो कुछ हुआ वो इतिहास बन गया। मोदी के साथ तकरीबन 300 लोग कश्मीर पहुंच चुके थे। तत्कालीन राज्यपाल ने सबसे पहले उन्हें रोकने के लिए अड़ंगा डाल दिया। मोदी का रास्ता रोक दिया गया, कहा गया आगे खतरा है इसलिए आर्मी की इजाजत लेनी पड़ेगी। मोदी के साथ गए लोगों को बिठा दिया गया। तत्कालीन राज्यपाल गिरीश चंद्र सक्सेना ने प्रशासन को रोक दिया। फिर नरेंद्र मोदी के साथ 300 लोग आर्मी के परमिशन का इंतजार करते रहे। 6 घंटे बीत गए, कोई परमिशन नहीं आई। आखिर में एक हेलीकॉप्टर आई जिसमें कहा गया कि सारे लोग नहीं जा सकते, सिर्फ गिने चुने लोग ही जाएंगे। जब कोई मदद मोदी को नहीं मिली तब एक कार्गो जहाज किराए पर लिया गया जिसमें 17 से 18 लोग बैठे लाल चौक गए, और वहां पर जो 15 मिनट उन्होंने बिताए वो इतिहास के सबसे भयानक 15 मिनट थे। चारों तरफ से गोलियों की बारिश हो रही थी, बम बुलेट बरस रहे थे, और नरेंद्र मोदी के साथ बाकी जो नेता 18 नेता जो लाल चौक पहुंचे थे वो हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर मोहर लगा दी कि आर्टिकल 370 को रिमूव करना, हटाना सरकार का बहुत सही फैसला था, और शायद नरेंद्र मोदी ना होते तो यह फैसला लागू भी नहीं हो पाता। अब इसका कैसे राजनीतिक फायदा नरेंद्र मोदी को मिलेगा, आपको यह भी समझाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ी, 43 हो गई। जम्मू की सीटें जो पहले 42 हुआ करती थी और 47 हो गई कश्मीर की सीटें। जम्मू के रीजन में जो बीजेपी है वो बहुत मजबूत रहती है, हमेशा लीड लेती है।
लेकिन जो घाटी का इलाका है, जो कश्मीर का इलाका है, जहां 47 सीटें, वहां पर बीजेपी कमजोर रह जाती थी। तो परिसीमन के बाद कुछ सीटों के मैप में भी बदलाव हुआ और अब वहां भी बीजेपी धीरे धीरे अपने जो प्रभुत्व वाले इलाके हैं वहां पर अपनी मजबूती बढ़ा रही। दूसरा मैसेज कि 2024 का जो चुनाव होगा उसके दो अब अहम मुद्दे होंगे, ये क्लियर हो गया आज यानी 11 दिसंबर 2023 को ही। सबसे पहला मुद्दा राम मंदिर का होगा और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो होगा आर्टिकल 370। कपिल सिब्बल जैसे लोग आर्टिकल 370 को हटाए जाने के फैसले के खिलाफ थे और सुप्रीम कोर्ट में इस बात की वकालत कर रहे थे कि इस फैसले को निरस्त किया जाना चाहिए। तो अब बीजेपी इस बात को भी भुनाएगी और पॉलिटिकल माइलेज ली जाएगी। तो विपक्ष कुछ नहीं कर पाया और उल्टा उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया वो बिल्कुल सही था। आर्टिकल 370 पर फैसला पढ़ते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि राज्य में युद्ध के हालातों की वजह से अनुच्छेद 370 एक अंतरिम व्यवस्था थी। संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। जम्मू कश्मीर सभा का उद्देश्य एक अस्थायी निकाय था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर दस्तखत किए तभी जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई, वो भारत के साथ आ गया। अनुच्छेद 370 एक स्थायी व्यवस्था थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नए परिसीमन के आधार पर जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने चाहिए। कोर्ट में केंद्र सरकार ने दलील दी कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना संवैधानिक फ्रॉड नहीं था, इसे कानूनी ढांचे के अनुरूप ही हटाया गया। केंद्र ने तर्क दिया कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय अन्य रियासतों की तरह ही एक प्रक्रिया के तहत हुआ था। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति भी अस्थायी है और वो राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरी नहीं रहेंगे। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में तर्क दिया था कि अनुच्छेद 370 जिसे शुरू से ही अस्थायी माना गया वो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के विघटन के बाद स्थायी हो गया था। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि संसद से पास अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए खुद को जम्मू कश्मीर की विधायिका घोषित करने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने आर्टिकल 370 के क्लाउज 3 का जिक्र करते हुए कहा कि इसे हटाने के लिए संविधान सभा की सिफारिश महत्वपूर्ण थी। संविधान सभा की मंजूरी के बिना इसे निरस्त नहीं किया जा सकता। Whether Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty or internal sovereignty when it joined the Union of India. We have held that the state of Jammu and Kashmir did not retain an element of sovereignty when it joined the Union of India. We have arrived at this conclusion for the following reasons. First, paragraph 8 of the instrument of accession executed by Maharaja Hari Singh provided that nothing in the instrument would affect the continuance of the sovereignty of the Maharaja in and over the state. Second, on 25 November 1949, a proclamation was issued for the state of Jammu and Kashmir by Yuvraj Karan Singh. The declaration in this proclamation that the Constitution of India would not only supersede all other constitutional provisions in the state, which were inconsistent with it, but also abrogate them, achieves what would have been attained by an agreement of merger. With the issuance of the proclamation,